Hello students, welcome to Study Khajana. My name is Seema Shrivastava. Today we will discuss about thermochemical equations and Hess's law in thermodynamics. तो हम पहले इसके पहले थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर चुके हैं. थर्मोडायनेमिक्स का काफ़ी पोर्शन हमने कवर किया है. आज हम आपको थर्मोकेमिकल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे. थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या है? थर्मोकेमिकल इक्वेशन एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है. Thermochemical equation is a balanced chemical equation with the value of enthalpy is called a thermochemical equation. तो आप लिख सकते हैं कि a balanced chemical equation. अभी आपको एग्जाम्पल देते हैं. together with the value of is called thermochemical equation. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल है आपका C2H5OH, ये है आपका लिक्विड स्टेट में. फिर ऑक्सीजन है गैसियस स्टेट में, ट्वाइस CO2 प्लस H2O. और इसकी जो एंथैल्पी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी है, वो -1367 किलो जूल पर मोल है. ठीक है ना. तो आप देखिए कि इसमें सारे मोल्स बैलेंस्ड हैं, जिसे हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्री. अगर आपसे पूछा जाए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का अगर नाम लेते हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस इक्वेशन बिकॉज देयर मस्ट बी एन इक्वल नंबर ऑफ एन एटम ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन. इक्वल नंबर ऑफ एन एटम बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन. या तो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट में, दोनों में जो एटम्स का जो नंबर है वो बैलेंस होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, C2H5 देखिए, अब ये बैलेंस इक्वेशन है. एक बैलेंस इक्वेशन की जो एंथैल्पी है वो -1367 किलो जूल पर मोल है. ठीक है ना. अब ये कैसी रिएक्शन है, ये एक माइनस में है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ठीक है ना. इसमें क्या हो रहा है, द अबव इक्वेशन डिस्क्राइब एज कि कंबशन ऑफ लिक्विड इथेनॉल. लिक्विड इथेनॉल का क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पर. ठीक है ना. एंड नेगेटिव साइन शोज, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहे हैं, ऑफ एंथैल्पी चेंज. नेगेटिव साइन शोज एंथैल्पी चेंज इंडिकेट्स दैट दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि दूसरी बात है, द अबव रिएक्शन या द अबव रिएक्शन डिस्क्राइब्स एज, क्या डिस्क्राइब करा, कंबशन ऑफ लिक्विड इथेनॉल. कंबशन ऑफ लिक्विड इथेनॉल एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर. यहाँ पर प्रेशर भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है. और जो नेगेटिव साइन है वो क्या दिखा रहा है, द नेगेटिव साइन ऑफ एंथैल्पी चेंज, the negative sign of enthalpy change indicates that reaction is exothermic. Reaction एक्सोथर्मिक।
तो ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या हो गई कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है टुगेदर विद द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज कॉल्ड द थर्मोकेमिकल इक्वेशन। हमने एक एग्जाम्पल दिया इसमें एथेनॉल का। एथेनॉल लिक्विड फॉर्म में है, तो एथेनॉल का क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है। कंबशन किस पर हो रहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर हो रहा है, और इसमें से क्या हो रही है, हीट निकल रही है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ओके। अब it would be necessary to remember the following convention regarding thermochemical equation। कुछ चीजें हमको हमेशा ध्यान में रखनी होंगी। पहला तो the coefficient in a balance thermochemical reaction या thermochemical equation refer to the number of moles, ना कि never molecules। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन, ठीक है। तो द कोफिशिएंट इन ए बैलेंस थर्मोकेमिकल इक्वेशन refer to the number of moles, never molecules, number of moles of reactant and product involved in the reaction। तो कोफिशिएंट का मतलब पता ही अभी, कोफिशिएंट जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप 6z लिखते हैं, ठीक है ना। 6z मीन्स 6 टाइम्स z एंड z इज ए वेरिएबल, सो 6 इज ए कोफिशिएंट, ठीक है ना। 6 क्या है, ये कोफिशिएंट कहलाएगा। ये हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, ठीक है ना। तो अगर कोफिशिएंट की बात करें, कोफिशिएंट इज द नंबर अपेयरिंग बिफोर द सिंबल इन द केमिकल रिएक्शन। तो सबको ही पता है कि कोफिशिएंट क्या होता है। तो कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट इन ए बैलेंस थर्मोकेमिकल इक्वेशन रिफर टू द नंबर ऑफ मोल्स, उसमें नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस होने चाहिए, ना कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन। दूसरी बात, द नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है आपकी वो इंथैल्पी की, रिफर्स टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस, उससे निकाली जाती है। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ऑफ डेल्टा एच आर refers to the number of moles, of a substance by an equation, ठीक है ना। अच्छा, यूनिट क्या होगी इसकी यूनिट होगी किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल है, ठीक है। तो ये हमने कुछ इसके रूल्स बताए हैं, थर्मोकेमिकल रिएक्शन कैसे आपको बैलेंस करना है, ठीक है ना। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्लस 3H2 gives आयरन प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये लिक्विड में है, ये सॉलिड में है, ये गैसियस स्टेट में है और ये सॉलिड स्टेट में है, ठीक है ना। तो एक नोन टेबल आप लोग कभी देखेंगे तो उसमें एंथैल्पी सबकी दे रखी होती है।
तो यहाँ पर भी जो वो एंथैल्पी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन, इसे क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो वी फाइंड कैसे, जैसे डेल्टा एफ एच स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन जो वाटर की है, जो लिक्विड फॉर्म में है, उसकी है -285.83 किलो जूल पर मोल। अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी Fe2O3 सॉलिड की है तो -824.2 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। फिर ऑल्सो अगर हम केवल हाइड्रोजन की बात करें तो इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी है, आयरन की पहले कर लेते हैं, जो सॉलिड स्टेट में है 0, ठीक है ना। और अगर हाइड्रोजन की बात करें, ये क्या अगर हाइड्रोजन की बात करें तो ये गैसेस स्टेट में है, इसकी भी एंथैल्पी 0। तो देन अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे? डेल्टा इसकी एंथैल्पी निकालने के लिए इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ऐसे लिखेंगे ना, प्रोडक्ट फिर माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है? 3H2O, तो यहां पर हो जाएगा 3, कितनी दे रखी है H2O की, माइनस एंथैल्पी निकालने के लिए देखिए 285.83 रखते हैं वैल्यू, ठीक है ना, किलो जूल पर मोल, करेक्ट, प्रोडक्ट में। और फिर माइनस, अब देखिए यहाँ Fe2O3 कितना है? 1 मोल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 -1, फिर माइनस इसकी वैल्यू दे रखी है एंथैल्पी की 824.2 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। देन वी गेट, अगर इसको आप पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा, ये करीब आएगा 8575, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 824.2 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। फिर इसको इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये आएगी 33.3 किलो जूल पर मोल, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। निकालने का ढंग समझ में आया कि ये रिएक्शन लिखी हमने, इसकी एंथैल्पी निकालने के लिए, टोटल एंथैल्पी निकालने के लिए प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नोन वैल्यूज़ होती हैं एंथैल्पी की कौन कौन सी हैं। जैसे वाटर की स्टैंडर्ड एंथैल्पी है -285.83, इसको आप लर्न भी कर लीजिए, किलो जूल पर मोल। Fe2O3 जो सॉलिड स्टेट में, उसकी एंथैल्पी है -824.2 किलो जूल पर मोल। फिर डेल्टा FH यानी Fe जो आयरन है वो फ्री स्टेट में दिख रहा है, आयरन जो एटम है उसकी जो एंथैल्पी है वो 0 है, और जो हाइड्रोजन है उसकी एंथैल्पी भी 0 है। तो देन अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल एंथैल्पी बराबर टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने देखा कि यहाँ पर कितने मोल हैं,
3H2O। तो 3 माइनस 2 8 ये वैल्यूज़ पुट कर दी मैंने, फिर यहाँ पर माइनस लगाया, फिर माइनस 824.2 किलो जूल पर मोल रखा। फिर दोनों को जब हमने कैलकुलेट करा, हाँ जी, उसके बाद क्या हुआ, दोनों को जब हमने कैलकुलेट करा तो ये वैल्यू आ गई, ये देखिए ये वैल्यू पुट हुई यहाँ पर, इसको आप कैलकुलेट करके देख भी सकते हैं। तो ये आ गया टोटल एंथैल्पी हमने निकाल ली। तो इस ढंग से हम एंथैल्पी निकाल सकते हैं किसी भी थर्मोकेमिकल रिएक्शन की। तो इसमें एक बात नोट करने वाली है कि कोफिशिएंट इज यूज इन दीज कैलकुलेशन आर प्योर नंबर, ठीक है ना, विच आर इक्वल टू द रिस्पेक्टिव स्टैक्यूमेट्रिक कोफिशिएंट। तो द यूनिट ऑफ एंथैल्पी इज किलो जूल पर मोल है, विच मीन्स पर मोल ऑफ रिएक्शन। फिर फर्स्ट वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन इन ए पर्टिकुलर वे एज वे डिफाइंड एज ए द मोल ऑफ द रिएक्शन। तो अब जैसे ये तो हमने एक आपको करके दिखा दिया, अगर दूसरी कुछ इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस हो, हाफ Fe2O3 प्लस 3/2 H2, ये गैसियस स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में है, और ये आयरन सॉलिड स्टेट में है, और यहाँ को बैलेंस करने के लिए 3/2 करा गया है जो कि लिक्विड स्टेट में है, ठीक है ना। देन दिस अमाउंट ऑफ रिएक्शन वुड बी 1 मोल ऑफ रिएक्शन एंड एंथैल्पी वुड बी, जैसे अगर हम एंथैल्पी की बात करें तो ये पहले रिएक्शन की एंथैल्पी थी, ये दूसरे रिएक्शन की एंथैल्पी हम निकालने जा रहे हैं। तो इसमें 3/2 क्या है, रिएक्टेंट का कितनी है, वाटर की एंथैल्पी कितनी थी, वाटर की एंथैल्पी हमको पता है, नोन होती है 285.83 किलो जूल पर मोल है, ठीक है ना। फिर ये हो जाएगी, और यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर देखिए इसको हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगी 1/2 माइनस कितनी थी एंथैल्पी Fe2O3 की हमने पहले निकाली थी 824.2 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। इस ढंग से हम रखते हैं इक्वेशन को। फिर ये जो होगी इक्वेशन माइनस, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर आ जाएगी, जब हम दोनों को कैलकुलेट करके रखेंगे तो ये आएगा माइनस 428.7 प्लस 412.1। आप इसको कैलकुलेट करिए ज़रा, यही वैल्यू देगा आपको, ठीक है ना। और ये हो जाएगी माइनस 16.6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यही वैल्यू आएगी आपकी। इसको आप डिवाइड करेंगे और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। आप इसको कैलकुलेशन सबको आता है, सबने मैथमेटिक्स ले रखी, बहुत आसान है इसको निकालना। तो इट शोज दैट एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव क्वांटिटी व्हेन इक्वेशन इज रिवर्स। अब देख दूसरी इक्वेशन की अगर हम बात करें, व्हेन इक्वेशन इज रिवर्स, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है जो कि गैसियस स्टेट में है, फिर हाइड्रोजन है वो भी गैसियस स्टेट की है, तो ये बनाता है अमोनिया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है 91.8 किलो माइनस 91.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। अगर हम रिवर्स में लिखेंगे तो एंथैल्पी किस में लिखेंगे, पॉजिटिव में। तो यहाँ पर हो जाएगा 2NH3N2 ये गैसियस फॉर्म प्लस 3H2 ये भी गैसियस फॉर्म में है,
और तब इसकी एंथैल्पी हो जाएगी प्लस 91.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये हमने थर्मोकेमिकल इक्वेशन को डिस्क्राइब करा है, कैसे निकालते हैं। पूरा अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। आप 1-2 क्वेश्चंस और करेंगे या अभी हम बाद में क्वेश्चंस कराएंगे तो आप आराम से समझ और अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन करेंगे तो आपको अपने आप से भी समझ में और अच्छे से आ जाएगा। अब हम बात करेंगे हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट। ठीक है ना। हेसेस लॉ क्या कहता है? हेसेस लॉ कहता है कि एंथैल्पी चेंज इन ए रिएक्शन is the same whether the reaction takes place in several steps। रिएक्शन चाहे कितने भी स्टेप्स में हो रही हो, मगर उसकी जो एंथैल्पी होती है वो सेम रहती है। तो इसको आप इस ढंग से लिख सकते हैं, एंथैल्पी चेंज इन ए रिएक्शन is the same whether the reaction takes place in one or several steps। तो इसकी एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी चेंज जो होती है इन ए रिएक्शन इज द सेम वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन और सेवरल स्टेप्स। कितने भी स्टेप्स में होगी लेकिन उसकी एंथैल्पी चेंज सेम ही रहेगी। तो एंथैल्पी हमें पता है इज ए स्टेट फंक्शन है। देयरफॉर द चेंज इन एंथैल्पी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ बिटवीन इनिशियल स्टेट ऑफ and final state। In other words, enthalpy change for a reaction is the same whether it occurs in one step or in a series of steps। So this is known as Hess's law। This is known as Hess's law। फिर अब आप कैसे हम इसको समझाएंगे? तो इसको हम दिस लॉ इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लॉ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल्स। आपको हम एग्जाम्पल्स दे के समझाएंगे कि कंसीडर द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। जैसे कार्बन है वो किस फॉर्म में होता है? ग्रेफाइट प्लस हाफ ऑक्सीजन गैस, तो देन इट चेंज इनटू द कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दिस वुड बी, इसमें क्या होगा? एंथैल्पी चेंज कितनी है ये आपको निकाल के बताना है। कार्बन है ऑक्सीजन के साथ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन देखिए इसमें जा रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है। इसकी एंथैल्पी चेंज आपको निकालनी है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मेजर प्रोडक्ट। तो सम कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ऑलवेज प्रोड्यूस इन द रिएक्शन। अगर जब इस तरीके की रिएक्शन हो रही है तो इसमें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रही होगी। देयरफॉर वी कैन नॉट मेजर एंथैल्पी चेंज फॉर द अबव रिएक्शन डायरेक्टली। हम डायरेक्टली इसको हम नहीं इसकी एंथैल्पी निकाल सकते हैं, बिकॉज रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 1 और 2 स्टेप्स मोर। इसमें इसको करने के लिए रिएक्शंस 1-2 स्टेप में और होंगी एंथैल्पी निकालने के लिए। तो जैसे इसी रिएक्शन को लेते हैं, पहले कौन सी रिएक्शन थी? कार्बन प्लस हाफ O2, इट गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसकी हमको एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना। तो ये क्या है? ग्रेफाइट है, और ये क्या है? यानी सॉलिड है, और ये क्या है? गैस है, ये भी गैस है।
ठीक है ना। अब इसको करने के लिए लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। जैसे कार्बन है, ग्रेफाइट, ठीक है, प्लस अब क्या है, O2 क्या है, गैस है, तो इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में, और जो इसकी एंथैल्पी है वो है, इसकी एंथैल्पी है -393.5 किलो जूल पर मोल। ये हो गई एक इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर आप देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी गैसियस फॉर्म में है, प्लस हाफ O2, ये भी गैसियस फॉर्म में है, देन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में, और इसकी जो एंथैल्पी है वो है -283.0 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। ये इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई, और ये इक्वेशन 2 हो गई। अब क्या है, वी कैन कंबाइन द टू रिएक्शन इन सच ए वे। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो सो एज टू ऑब्टेन द डिजायर्ड रिएक्शन। तो टू गेट 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन द राइट वी रिवर्स इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, इन दोनों को कंबाइन करने पर टू गेट 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन द राइट, तो वी रिवर्स इक्वेशन सेकेंड। इसमें क्या हो रहा है, पहले हम करते हैं वी रिवर्स इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। तो इन दिस हीट इज एब्जॉर्ब्ड, इन दिस हीट इज क्या हो रही है, यहाँ पर एब्जॉर्ब्ड हो रही है। इंस्टेंट ऑफ बीइंग released, so we change sign of value। तब हम इसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो CO2 रिवर्स करने पर देखिए CO ये गैस है, प्लस हाफ O2 ये भी गैस है, ठीक है ना। इसको हमने रिवर्स करा, CO2 CO प्लस हाफ O2 गैसियस फॉर्म में, और तब इसकी एंथैल्पी क्या हो जाएगी, +283.0 किलो जूल पर मोल। तब इसकी एंथैल्पी ये हो जा रही है रिवर्स करने पर। कौन सी इक्वेशन को रिवर्स किया, सेकंड इक्वेशन को हमने रिवर्स करा, और इक्वेशन ये हो गई। अब आप देखिए फिर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 कौन सी थी, ये इक्वेशन 3 बन गई। ये इक्वेशन कौन सी बन गई, 3। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, तो देन वी गेट डिजायर्ड इक्वेशन। क्या मिलती है, 1 एंड 3, जरा ऐड करिए, 1 कौन सी है, यानी C + O2 CO2, और 3 कौन सी है इसमें, CO2 CO प्लस हाफ O2, ठीक है ना। अब इसको अगर हम ऐड करेंगे देन वी गेट C
ये तो एक कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा एक O2 हाफ O2 इसमें से कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बचेगा केवल हाफ O2, देन इट गिव्स हाफ O2 एंड इट गिव्स CO, ठीक है ना। और जो डेल्टा H है, एंथैल्पी है, उसको हम ऐड करेंगे डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H1, तो क्या हो जाएगा, CO2 की एंथैल्पी क्या है, CO की एंथैल्पी क्या है, हाँ CO की एंथैल्पी है एक मिनट, कहाँ क्या जा रहा है, ये रिएक्शन बनी तो CO हाफ O2 एंड CO, हाँ तो -393.5 प्लस 283.0। थर्ड की एंथैल्पी कितनी थी, इक्वेशन थर्ड की एंथैल्पी थी हमको जहाँ तक याद है, थर्ड की ये देखिए, हाँ फर्स्ट की 393.5 थी और थर्ड की सेकंड की जो थी वो -283, या ऐसे कर सकते हैं 283.03। इसको हमने पुट कर दी इसमें, इस वैल्यूज़ को, तो यहाँ पर जो आया इक्वेशन बनी, वो इक्वेशन कह रहे हैं जो एंथैल्पी निकली वो आई -110.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसको ऐसे लिखिए, डेल्टा -110.5 किलो जूल पर मोल, ये हमने एंथैल्पी निकाल ली, ठीक है ना। तो इस ढंग से जो हेसेस लॉ था, हेसेस लॉ क्या कहता है कि एंथैल्पी जो होती है वो चेंज नहीं होती है, वो सेम रहती है, चाहे रिएक्शन कितने भी स्टेप्स में कितने भी स्टेप्स में जा रहा हो, ठीक है। तो अब देखिए इन जनरल अगर बात करें, इफ enthalpy of an overall reaction A to B root is and H1 delta R H2 delta R H3 representing enthalpies of reaction, enthalpies of reaction leading to the same product, leading to the same product B, same product B, ठीक है ना, along another route. Then we have क्या हो जाएगा, यानी डेल्टा आर एच इज इक्वल टू डेल्टा आर एच वन, डेल्टा आर एच टू, डेल्टा आर एच थ्री, इस ढंग से हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, A to B,
डेल्टा आर एच वन सी, डेल्टा आर एच टू डी एंड डेल्टा आर एच थ्री। ठीक है ना, ये हो गया आपका हेसेस लॉ। तो ये हमने बात करी हेसेस लॉ की। अब हम बात करेंगे, हेसेस लॉ आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। हमने एग्जाम्पल्स देके भी आपको समझा दिया है कि कैसे कार्बन प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से क्या बन रहा था, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर हमने स्टेप्स में रिएक्शन दिखाई, फिर ऐड किया और फिर उसकी एंथैल्पी निकाली माइनस में, जो निकाली थी 110.5 किलो जूल पर मोल थी। ठीक है ना, तो इसकी एंथैल्पी नहीं चेंज होगी चाहे रिएक्शन कितने भी स्टेप्स में भाग ले रहा होता है। अब हम बात करेंगे एंथैल्पीज फॉर different type of reaction। पहली बात करेंगे एंथैल्पीज, पहली बात करेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, यानी सिंबल क्या है इसका, ये है माइनस ये। ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, यहाँ पर डेल्टा सी, सी इज कंबशन, एच इज एंथैल्पी, ऊपर माइनस क्या है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है? कंबशन रिएक्शन किस नेचर की होती है? कंबशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, इसमें से हीट हमेशा निकलती है। फिर जैसे रॉकेट है, इंडस्ट्रीज़ हैं बहुत सारी जिसमें से कार्बन बर्न होता है, उसके बाद उसमें से हीट निकलती है, उसे हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है वहाँ पे। लेकिन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज डिफाइंड एज द कि एंथैल्पी चेंज पर मोल ऑफ ए सब्सटेंस व्हेन इट अंडरगोज combustion and all the reactant and product being and their standard state at the specified temperature। तो 1 मोल का क्या हो रहा है? कंबशन हो रहा है। तो स्टैंडर्ड इसमें आप ऐसे कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन is defined as the enthalpy change। enthalpy कब चेंज हो रही होती है? enthalpy change per mole of a substance। Standard enthalpy of combustion is defined as the enthalpy change per mole of a substance, ठीक है ना, when it undergoes combustion। ये तो हुई इसकी डेफिनेशन, when it undergoes combustion। ठीक है ना, ठीक। and all the reactant and product all the reactant and product being in their
स्टैंडर्ड स्टेट्स। एट द स्पेसिफाइड टेम्परेचर। तो आप देखिए यहाँ पर कंबशन कैसे हो रहा है, कंबशन हो रहा है, जो एंथैल्पी चेंज कब हो रही है, जब पर मोल ऑफ ए सब्सटेंस व्हेन इट अंडरगोज कंबशन। पर मोल जरूर लगाना है इसमें, पर मोल ऑफ ए सब्सटेंस व्हेन इट अंडरगोज कंबशन एंड ऑल द रिएक्शन एंड प्रोडक्ट बीइंग देयर स्टैंडर्ड स्टेट एट द स्पेसिफाइड टेम्परेचर। अब इसको तो हम ऐसे कैसे डिफाइन करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुकिंग ऑफ या कुकिंग गैस इन सिलेंडर, ठीक है ना, कंटेन मोस्टली ब्यूटेन। तो सिलेंडर में जो गैस होती है वो कौन सी है, ब्यूटेन है। कुकिंग कर रहे हैं तो ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन जब होता है ऑफ 1 मोल ऑफ ब्यूटेन, उसमें क्या होता है 1 मोल ऑफ ब्यूटेन का कंबशन हो रहा होता है। तो और उसकी एनर्जी क्या हो जाती है 265 किलो जूल पर मोल है ऑफ हीट इज रिलीज्ड। जब 1 मोल ब्यूटेन का कंबशन होता है तो उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, वो निकल रही होती है। तो जो गैस सिलेंडर है उसमें कौन सी गैस है, ब्यूटेन है, उसमें 1 मोल ब्यूटेन का कंबशन होता है, उसमें से जो हीट इवॉल्व होती है, जो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है जो है 2658 किलो जूल पर मोल है, ठीक है ना, किलो जूल है, किलो जूल है ऑफ हीट इज रिलीज्ड। तो आप थर्मोकेमिकल अगर हम रिएक्शन लिखें तो आप इसको इस ढंग से लिखेंगे C4H10 प्लस 13/2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो कि गैसेस स्टेट में है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 5H2। ये बैलेंस करके इन्होंने इक्वेशन लिखी हुई है। और यहाँ पर जो कंबशन हीट एंथैल्पी है, स्टैंडर्ड कंबशन एंथैल्पी है, वो है -2658 किलो जूल पर मोल है, किलो जूल पर मोल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल। आप दूसरा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे कंबशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, हम लोग जो फूड लेते हैं अंदर खाना खाते हैं, फिर वो ग्लूकोज में चेंज होता है तो कंबशन होता है फिर ग्लूकोज का। तो कंबशन ऑफ ग्लूकोज जब होता है तो उसमें से जो हीट निकल रही होती है जो तो उसकी वैल्यू है -2802.0 किलो जूल पर मोल। तो दूसरा आप एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज है, इसका भी कंबशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रहा है प्लस वाटर में चेंज हो रहा है, और इसमें से जो हीट निकल रही है वो है -2802.0 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। तो ये 2 एग्जाम्पल्स हमने कंबशन के दिए। तो ये 2 एग्जाम्पल्स हैं आपके कंबशन के। अगर हम आपको हम एक कुछ न्यूमेरिकल्स कराने जा रहे हैं कंबशन के, तो जैसे है आपका कंबशन की डेफिनेशन हमने लिख ली। कंबशन जो होता है क्या होता है ये भी हमने बता दिया, उसका एग्जाम्पल्स भी बताया आपको। अब आपको हम एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं कि कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन, कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन, कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन, ठीक है ना, जिसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड की दे रखी है, कार्बन डाइऑक्साइड की है, वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की दे रखी है -94.0, और इसकी दे रखी है, वाटर की दे रखी है
68.4 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और मीथेन की जो दे रखी है हीट ऑफ फॉर्मेशन, वो दे रखी है आपकी 17.9 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। तो आपको हीट ऑफ कंबशन निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, पहले इक्वेशन लिखेंगे CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O। पहले देखिए इसमें ये बैलेंस इक्वेशन है कि नहीं, इधर 1 कार्बन, इधर भी 1 कार्बन, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4 है, और इधर भी ऑक्सीजन 4 है, रिएक्शन बैलेंस है। इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना दे रखा है 17.9, इसकी हो जाएगी 0, इसकी 94.0, और वाटर की दे रखी है 68.4, ठीक है, माइनस। अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, यहाँ पे बैलेंस के लिए 2 भी है। तो अब इसको पूरा सॉल्व करिए, तो हमें पता है कि डेल्टा H बराबर X बराबर H प्रोडक्ट से क्या माइनस करेंगे, जैसे थर्मोकेमिकल रिएक्शन कर रहे थे, बैलेंस करना सिखाया गया था, उस पर हीट कैसे निकाली थी वो आपको बताया हुआ है, एंड रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो अब आप देखिए ये प्रोडक्ट की कितनी है -94.0, फिर प्लस, ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस, एक मिनट, हाँ, प्लस, फिर 13 इसको आपने मल्टीप्लाई करा, 68.4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 136.8 आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस, अब रिएक्टेंट की वैल्यू रखिए, तो ये हो जाएगी -17.9, और ये 0 ही रहेगी, 2 × 0 है। फिर ये इसको अगर हम सॉल्व करें तो डेल्टा H X बराबर आ जाएगा, इसको पूरा आप सॉल्व करिए, हाँ। तो इसको आप कैलकुलेट, सारे बच्चे मैथमेटिक्स जानते हैं, बेसिक है यहाँ पर, तो कैलकुलेट करने पर इसकी वैल्यू आ रही है 212.9 किलो कैलोरीज, ठीक है, ये इसका आंसर आया। तो CH4 की जो हीट ऑफ कंबशन है, जो हीट ऑफ कंबशन है CH4 का, वो कितना आया -212.9। साफ साफ लिखे जरा, हीट ऑफ कंबशन यानी डेल्टा H बराबर X बराबर ये इतनी वैल्यू आपकी आ गई, आंसर आ गया, समझ में आया। तो इस ढंग से हम निकालते हैं, देखिए इसको आप नोट कर लीजिए। यस स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में अच्छे ढंग से आ गया होगा। अब अगर हम एक न्यूमेरिकल और देते हैं हीट ऑफ कंबशन की, C2H5OH plus 3O2, it gives 2CO2 plus 3H2O। इसकी भी हमको हीट ऑफ कंबशन निकालनी है किलो कैलोरीज में, सॉरी कैलोरीज में। तो हाँ, तो C2H5OH, अब इसमें देखिए जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है
वो है -94.0। ये है कार्बन डाइऑक्साइड का, नहीं, एक मिनट, अब इसमें देखिए, हाँ, जो हीट ऑफ कंबशन है 94 -68.0 एंड 66.2 किलो कैलोरीज पर मोल। सब में लिख लीजिए, किलो कैलोरीज पर मोल, किलो कैलोरीज पर मोल, ठीक है ना। अब C2H5OH इसकी वैल्यू है ये 94.0, फिर O2 ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे। O2 की जो है वो HF ज़ीरो रहेगी, ठीक है ना। O2 की HF ज़ीरो रहेगी। ये है CO2 की, सही लिख रहे थे हम, ये CO2 की है, ये दूसरा है, फिर ये वाटर की है, और ये है वैल्यू C2H5OH की है 68। हाँ, तो आप देखिए डेल्टा H बराबर X बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट डेल्टा H बराबर X बराबर हो जाएगा हीट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट फॉर्मेशन ऑफ, यानी डेल्टा HF ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोडक्ट में क्या है 2CO2, तो 2 ये हो जाएगा -94.0, फिर +368, वाटर की कितनी है 68.4 माइनस, और यहाँ पर रिएक्टेंट में देखिए -66.2 है एथेनॉल की, एंड 3 ऑक्सीजन की क्या है 0 है, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, जब आप इसको पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करिए 2 से, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, फिर इसको दोनों को माइनस करके और इधर प्लस करना है। इस जो यहाँ पर तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको पूरा कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू आती है वो 327 आती है किलो कैलोरी। तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ किसका C2H5OH का है, कितना निकाला, यानी डेल्टा H बराबर X इजिकल टू -327 किलो कैलोरीज होगी। इस ढंग से हम निकाल सकते हैं। जो ये वैल्यू थी, जो हमें नहीं पता थी, वो हमने निकाल ली, ठीक है ना। तो इस ढंग से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चंस आपको हमने कराए हैं, ठीक है ना। इसको आप देखिए, समझिए और करिए। आप अपने आप से भी कर सकते हैं। कैसे निकालना है, बहुत आसान था, वो हमने करा दिया है। अब आइए, अब बात करते हैं हम, ये तो हो गया हीट ऑफ कंबशन की बात, ठीक है ना। ये सबकी हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा हुआ था, फिर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर दिया,
इसमें ऑक्सीजन की बस जो हीट ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पी है वो 0 हो जाएगी, बाकी सबकी नोन थी, तो जो थी वो हमने लिख दी यहाँ पर। फिर इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकलेगी, और इथेनॉल का जो हीट ऑफ कंबशन है वो कितना आया, -327 किलो कैलोरी। ठीक है ना, इस ढंग से हम निकाल लेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, किलो कैलोरी पर मोल, यहाँ पर मोल भी लगाइए। ठीक है, तो ये आप अपने आप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत सरल सवाल था, बहुत सरल ही आसान सा दिया था, जिससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपको हीट एंथैल्पी भी निकालनी आ जाए। कंबशन की हो चाहे किसी की भी हो, आप निकाल सकते हैं। तो ये बात हो गई। अब आते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एटम से मिलकर बना है तो इसे कहेंगे एटोमाइजेशन, और सिंबल इसका हो जाएगा दिस। डेल्टा के नीचे क्या लगा है, एटम का सिंबल है, H इज एंथैल्पी माइनस, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी है जिसे हम बोलते हैं। एटम क्या होता है, एटम को हम कुछ ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो दिस इज द एटम, ठीक है ना। अब ये गैसियस फॉर्म में है और ये भी गैसियस फॉर्म में है, ठीक है ना। तो इसकी जो एंथैल्पी है वो इज इक्वल टू 435.0 किलो जूल पर मोल है, ठीक है ना। तो एटम्स आर फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन डाईहाइड्रोजन। Hydrogen atom are formed by breaking of hydrogen bond in डाईहाइड्रोजन। ये क्या है, डाईहाइड्रोजन है, गैसियस फॉर्म में है। तो एटम कब मिल रहा है, जब ब्रेकिंग ऑफ एटम्स आर फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड इन डाईहाइड्रोजन। तो द एंथैल्पी चेंज इन दिस प्रोसेस इज नोन एज, अगर इसमें एंथैल्पी चेंज हो रही है तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है ना, एटोमाइजेशन। एंथैल्पी चेंज इन दिस प्रोसेस इज नोन एज, क्या कहलाएगा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। बोर तो नहीं हो रहा है, बोर हो रहे हैं तो थोड़ा हंस लीजिए, ठीक है। लेकिन ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, और थर्मोडायनेमिक्स तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आप इसको मन लगा के देखिए तो इसमें बड़ा मज़ा आता है। अगर आप जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे बहुत मज़ा आएगा। तो अब ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होती है, एटोमाइजेशन हो गया कि द एंथैल्पी चेंज इन दिस प्रोसेस, कब, जब हाइड्रोजन एटम्स आर फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन डाईहाइड्रोजन। H2 का मतलब क्या है, 2 हाइड्रोजन है इसमें, जब इनमें ब्रेकिंग हो रही है तो क्या बन रहा है, उसमें से एंथैल्पी निकलेगी,
तो उस प्रोसेस को कहेंगे, उसमें एंथैल्पी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। पहले हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में था तो कुछ और एंथैल्पी थी, लेकिन जब वो ब्रेक हुआ तो वो कुछ और एंथैल्पी हो जाएगी। तो द एंथैल्पी चेंज इन दिस प्रोसेस इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है ना। तो इट इज द एंथैल्पी चेंज ऑन ब्रेकिंग 1 मोल ऑफ बॉन्ड कंप्लीटली टू ऑब्टेन एटम इन द गैस फेज। अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, फिर से इसमें एक थर्ड पॉइंट भी नोट करिए कि इट इज द एंथैल्पी चेंज, इट इज द एंथैल्पी चेंज ऑन breaking 1 mole of bonds, 1 mole of bonds, अंडरलाइन करिए, एंथैल्पी चेंज ऑन ब्रेकिंग 1 मोल ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड ये है, ठीक है ना, कंप्लीटली एंड टू ऑब्टेन atom in the gas phase, atom in the gas phase. तो आपने देखा कि जो डाई हाइड्रोजन था, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या है, हाइड्रोजन था, इसमें हाइड्रोजन क्या होता है, इसमें 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज ऑल्सो द बॉन्ड डिसोशिएशन एंथैल्पी। तो अगर एग्जांपल्स लें, जैसे ये तो हो गई हाइड्रोजन की बात, अगर हम मान लीजिए मीथेन लेते हैं तो इस चेंज इनटू कार्बन +4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, गैसियस फेज में है, ये भी गैसियस फेज में है और ये भी गैसियस फेज में है, ठीक है ना। तो इसकी एंथैल्पी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो करीब आएगी 1665 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट आर ओनली एटम्स ऑफ कार्बन, इन दिस केस ओनली प्रोडक्ट क्या है, कार्बन है, कार्बन इज ओनली द प्रोडक्ट, मतलब दैट द प्रोडक्ट आर ओनली एटम्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन किस प्रोडक्ट जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन किस फेज में है, गैसियस फेज में है। तो अगर मान लीजिए जैसे सोडियम है तो सोडियम भी डिसोशिएट हो करके सोडियम प्लस हाइड्रोजन आयन, यानी ये गैसियस स्टेट हो गई, सोडियम ये सॉलिड स्टेट से डिसोशिएट होके गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है और इसकी तब एंथैल्पी हो जाएगी 108.4 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो इन दिस केस द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज सेम एज द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो आपने ये देखा कि एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी चेंज ऑन ब्रेकिंग ऑफ 1 मोल ऑफ बॉन्ड कंप्लीटली टू ऑब्टेन इन द गैस फेज, ठीक है ना। तो इसे कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब बात करेंगे हम बॉन्ड एंथैल्पी की। बॉन्ड एंथैल्पी यानी सिंबल कितना है, बॉन्ड ये, ठीक है, इस ढंग से लिखेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, बॉन्ड एंथैल्पी जैसे जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, या तो उसमें बॉन्ड टूट रहे होते हैं या बन रहे होते हैं, तो उस समय जो एनर्जी निकल रही होती है जो उसे क्या कहते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। तो एनर्जी टू रिक्वायर्ड ब्रेक द बॉन्ड एंड एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन बॉन्ड इज formed. Energy is required क्या होती, टू ब्रेक ए बॉन्ड
जो भी बॉन्ड होते हैं उसको ब्रेक करने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और उसमें से क्या निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड, तो वो उसकी क्या कहलाती है, बॉन्ड एंथैल्पी कहलाती है। तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड मेकिंग। ब्रेक होने में भी एनर्जी निकल रही होती है और जब बॉन्ड आपस में जुड़ रहे होते हैं तो भी एनर्जी क्या होती है, तब भी एनर्जी निकल रही होती है। तो मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड, तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड to break and energy is released when bond is formed। यहाँ पर अंडरलाइन करिए कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक, किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी जब बॉन्ड बन रहे होते हैं तो भी एनर्जी उसमें से निकल रही होती है, तो उसकी क्या कहलाती है, बॉन्ड एंथैल्पी कहलाती है। एक होता है बॉन्ड डिसोशिएशन एंथैल्पी, दो टर्म्स में इसको हम दिखाते हैं, बॉन्ड डिसोशिएशन एंथैल्पी, और दूसरा हम दिखाते हैं मीन बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है ना। तो लेट अस डिस्कस दीज टर्म्स विद रेफरेंस ए डायटोमिक एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये आपको समझ में आ गया। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, बॉन्ड एंथैल्पी होती है कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक एंड एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड। वो उसकी क्या, जब केमिकल रिएक्शन हो रहती है, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड, तो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी कहलाती है। अब डाई एटॉमिक अगर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे वन मोल ऑफ डाई हाइड्रोजन इज आर ब्रोकन, हाइड्रोजन है, ये गैसियस फेज में है, ये ब्रेक करके ये भी गैस, यानी डेल्टा एच हो जाएगा। ठीक है ना। तो 1 मोल ऑफ क्या ब्रेक हो रहा है, 1 मोल ऑफ डाई हाइड्रोजन ब्रेक। ठीक है ना। तो उस समय इसकी एंथैल्पी होगी 435.0 किलो जूल पर मोल, ये नोन होती है। ठीक है। दूसरी बात है द एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस in the bond dissociation enthalpy of hydrogen bond. So the bond dissociation enthalpy is the change in enthalpy 1 mole of covalent bond of a gaseous covalent compound is broken to form product in the gas phase. वो उसकी क्या कहलाएगी, एंथैल्पी कहलाएगी। तो the bond dissociation enthalpy change in enthalpy when bond dissociation enthalpy change in enthalpy when 1 mole of covalent bond, when 1 mole of covalent bond of a gaseous covalent compound is broken
broken to form product. In the gas phase. तो the bond dissociation enthalpy change in enthalpy, bond dissociation enthalpy कब चेंज होती है? जब when 1 mole of covalent bond, कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच भी बन रहा था, अगर क्लोरीन का लें तो उसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. कई एग्जाम्पल्स है इसके. ऑफ ए गैसियस कोवेलेंट कंपाउंड इज ब्रोकन, वो जब ब्रेक हो जाते हैं, एंड टू फॉर्म प्रोडक्ट इन द गैस फेज, तो उसकी क्या कहलाती है? बॉन्ड एंथैल्पी कहलाएगी. ठीक है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल है Cl2 है. ठीक है ना. तो ये क्या है? गैसियस फेज में है, ये डिसोशिएट होकर के गैसियस स्टेट में ही रहेगा. ठीक है ना. तब बॉन्ड ब्रेक है, Cl और Cl इस ढंग से होगा. ठीक है ना. तो हमने क्या बताया? 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ डिसोशिएशन एंथैल्पी चेंज एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ गैसियस कंपाउंड इज ब्रोकन. ये क्या हो रहा है? ब्रोकन टू फॉर्म प्रोडक्ट इन द गैस फेज. तब इसकी बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी हो जाएगी 242 किलो जूल पर मोल. याद कर लीजिए, ये होगी क्लोरीन की 242 किलो जूल पर मोल. क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो रहे हैं? ब्रेक हो रहे हैं. ब्रेक हो करके किस में जा रहे हैं? गैसियस फेज में. कंपाउंड इज ब्रोकन टू फॉर्म प्रोडक्ट इन द गैसियस फेज. तो 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड of gaseous covalent compound is broken into the to form product in the gas phase. अब है जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. ठीक है ना. तो ये भी गैसियस फेज में है और इट ब्रोकन डाउन, या हम कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ गैसियस कोवेलेंट कंपाउंड इज ब्रोकन टू फॉर्म प्रोडक्ट इन द गैस फेज. तो ये हो गया गैस फेज में. तब इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो होगी 428 किलो जूल पर मोल. ठीक है ना. अगर हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें, जैसे अब बात करते हैं हम दूसरे की, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. पॉली का मतलब क्या होता है? एक या एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में जब कंबाइन करते हैं तो वो कहलाते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. एटम्स व्हेन 1 or more atoms are combined together they are called polyatomic molecules. जैसे फॉर एग्जाम्पल CH4. तो एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है. तब इसकी एटोमाइजेशन रिएक्शन क्या होगी? यानी CH4 इट गिव्स C+4H. ये गैसियस फेज में है, ये भी गैसियस फेज में है और ये भी गैसियस फेज में है. और इसकी एटोमाइजेशन एनर्जी जो होगी वो 1665 किलो जूल पर मोल है. अब कैसे निकालेंगे इसको? In methane 4 carbon hydrogen bonds are identical in bond length and energy. In methane all the 4 carbon hydrogen bonds are identical in bond length and energy. CH4 का स्ट्रक्चर आप कुछ ऐसे बनाते हैं. ये तो ऑल द जो मीथेन, ऑल द 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर आइडेंटिकल इन बॉन्ड लेंथ एंड एनर्जी. पहली बात, हाउ वेयर द एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक
द इंडिविजुअल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन ईच स्टेप इज डिफर। जैसे CH4 पहला स्टेप, CH4 ये हुआ CH3 प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है, और एक हाइड्रोजन सिंगल, ये गैसियस फेज, ये भी गैसियस फेज, ये भी गैसियस फेज। तो यहाँ पर एंथैल्पी है इसकी +427 किलो जूल पर मोल। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन दिखा रहा है। अगर हम फिर से करते हैं, जैसे पहला स्टेप में CH4 ब्रेक इनटू CH3 प्लस हाइड्रोजन, दूसरे स्टेप में CH3 CH2 प्लस हाइड्रोजन, तीसरे स्टेप में CH2 CH प्लस हाइड्रोजन, फोर्थ स्टेप में CH प्लस H, सॉरी फोर्थ में CH C प्लस H। ठीक है ना। तो हमने दूसरा क्या कर रहे थे? मीन बॉन्ड एंथैल्पी की बात कर रहे थे हम, मीन बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है ना। तो CH3 प्लस H, यहाँ पर जो इसकी एंथैल्पी है, बॉन्ड एंथैल्पी है, ये है +427 किलो जूल पर मोल। ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी इसकी है +42, अब देखिए 439, यहाँ पर चेंज हो गई, किलो जूल पर मोल है। ठीक है ना। थर्ड वाले में देखिए जो बॉन्ड एंथैल्पी है, बॉन्ड एंथैल्पी है, ठीक है ना, वो यहाँ पर है, इसकी चेंज हो गई, +452 किलो जूल पर मोल है। और लास्ट में जो है इसकी बॉन्ड एंथैल्पी है +347 किलो जूल पर मोल है। तो हमने कहा था मीन बॉन्ड एंथैल्पी, 2 फैक्टर हमने बताए थे बॉन्ड एंथैल्पी के लिए। एक बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जो कि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में हम देख रहे थे कि इसमें इन विच द बॉन्ड इन 1 मोल ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस आर ब्रोकन। ठीक है ना। यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी in the change in enthalpy when 1 mole of covalent bond of gaseous covalent compound is broken to form product and in the gaseous phase। लेकिन यहाँ पर मीन बॉन्ड एंथैल्पी की बात हो रही, तो चारों एंथैल्पीज आप डिफरेंट देख रहे हैं इसमें। फिर देयरफॉर जो लास्ट में हम निकालेंगे, तो लास्ट में इक्वेशन क्या थी? CH4 प्लस C प्लस 4H, यहाँ पर जो बॉन्ड एंथैल्पी थी वो आएगी 1665 किलो जूल पर मोल। कैसे? इन सबको ऐड कर दीजिए जितनी भी हैं। तो आपको हम ऐड भी करके बता रहे हैं। पहले की क्या थी? +427, फिर 439, फिर है 452, और फिर है 347। ठीक है ना। अब इसको ऐड करो, ये देखिए ये आई, ठीक है ना। 1665 आ गई मेरी। तो वी यूज मीन बॉन्ड एंथैल्पी। तो मीन बॉन्ड एंथैल्पी के लिए हम क्या करेंगे? 1665 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो तब आ जाएगी
ये आ जाएगी 416 किलो जूल पर मोल। इसे कहते हैं मीन बॉन्ड एंथैल्पी। तो मीन बॉन्ड एंथैल्पी मीथेन की हो जाएगी इज इक्वल टू 1/4 1665 किलो जूल पर मोल। ये आ जाएगी 416 किलो जूल पर मोल। ये मीन निकाल के हमने मीन बॉन्ड एंथैल्पी को कैलकुलेट करा है। मीन निकाला है मतलब एवरेज निकाल लिया, जैसे चारों की एंथैल्पी को कैलकुलेट करके जोड़ा, उसके बाद उसको हमने 4 से डिवाइड कर दिया, जिसे हमने कहा मीन बॉन्ड एंथैल्पी हमने निकाल लिया। तो ये बात थी किसमें, बॉन्ड एंथैल्पी की बात कर रहे थे हम। तो दो तरीके से दिखाया, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी विच इज़ एक था डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में दिखाया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड थे, जिसमें डिसोसिएशन के बाद कैसे निकाला एंथैल्पी हमने कि द एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। The bond dissociation enthalpy is the change in enthalpy when one mole of covalent bond in gaseous system is broken, ठीक है ना, and to form the product। तो उस समय वो enthalpy कैसे हुई, डिसोसिएशन फॉर्म में थी, उस तरीके से निकाला। फिर हमने मीन बॉन्ड एंथैल्पी को निकालने के लिए जो मीथेन था, मीथेन को जब हमने रिएक्शन कराई ये इस ढंग से CH4 C+4H, इस ढंग से 4 स्टेप में इसने 4 स्टेप में जो हमने दिखाया इसको करके, ठीक है ना। उसके बाद एवरेज लेके निकाला है। तो इस ढंग से हमने एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी हमने निकाल के आपको बताई। अब आप अगर एक और है इसमें, जैसे कैलकुलेट बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी, क्वेश्चन है कैलकुलेट बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है ना, जिनकी बॉन्ड एनर्जी है 104.2 एंड 57.8 किलो कैलोरीज है। इसमें इनकी पता है, इनकी पता है। तो अगर HCl का अगर बॉन्ड, अगर HF ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ HCl इज इक्वल टू -20.0 किलो कैलोरी है, तो HCl की बॉन्ड एनर्जी क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है। इस ढंग से सवाल करेंगे, ठीक है ना। तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि H2 + Cl2 गिव्स HCl, हाफ हाफ। तो इसकी है बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड फॉर्मेशन है -22.0 किलो कैलोरी, ठीक है ना। फिर H2 गैसियस फॉर्म में है, तो डिसोशिएट हो करके गैसियस फॉर्म में हो जाएगा, जो अभी हमने सिखाया है आपको। तो इसकी हो जाएगी 104
0.2 किलो कैलोरी। ठीक है, हम्म 104 इसकी है। ठीक है ना। अब आप देखिए ये हो जाएगा 104.2/2 डिवाइड कर दिया इज इक्वल टू 52.1 किलो कैलोरी। अगर Cl2 की बात करें जो कि गैसियस स्टेट में है, गैसियस, देन हाफ हाँ Cl2 डिसोशिएट हो रहा है तो इसकी हो जाएगी बॉन्ड एंथैल्पी 47.8। उसके बाद हाफ Cl2, अगर गैसियस है तो Cl गैसियस, देन हाफ, ये इस तरीके से निकालेंगे 57.8 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगी 28.9 किलो कैलोरी। 2 क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ हाफ है तो इस ढंग से निकाला हमने। ठीक है ना। फिर HCl की अगर निकालने के लिए बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करनी है हमें, तीसरी रिएक्शन है अगर, तो फर्स्ट रिएक्शन फर्स्ट क्या थी? ये वाली है, हाफ H2, ये फर्स्ट हो गई, और ये रिएक्शन हो गई हाफ Cl2 वाली। कहाँ गई? ये, हाँ पहले भी हम निकालना बता दिए 2। ठीक है ना। तो फर्स्ट एंड 2 को ऐड करेंगे, देन 3 जो इक्वेशन थर्ड है, ये वाली थर्ड है, एंड थर्ड से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है। करने पर H2 एंड HCl की इक्वेशन बनती है। ठीक है ना। तो ये बन जाएगी हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 HCl, जिसकी हीट एंथैल्पी है 52.1 प्लस 28.9 माइनस x, तो डेल्टा HF बराबर हो जाएगा -22.0 किलो कैलोरीज। x बराबर आ जाएगा 52.1 प्लस 28.9 प्लस 22.0, जो वैल्यूज़ दे रखी हैं पीछे हमने, ये इस ढंग से, ये देखिए ये हो गई ना। और ये आ जाएगी करीब, तो HCl की जो बॉन्ड एनर्जी है वो 103.0 किलो कैलोरी पर मोल है। देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन और क्लोरीन क्लोरीन की दे रखी है, HCl की भी दे रखी है माइनस में। तो HCl की बॉन्ड एंथैल्पी पूछ रहे हैं, तो हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 HCl, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी है 22.0 किलो कैलोरीज। H2 डिसोशिएट होकर के हाइड्रोजन गैस बना रहा है जिसकी 104.2 दे रखी है। फिर अगर हम हाफ H2 हाइड्रोजन गैस में बदल रहा है तो हाफ H2 की जो बॉन्ड एंथैल्पी हो जाएगी 104.2 को डिवाइडेड बाई 2 से कर दिया तो ये 52.1 आ गया। Cl2 जो है वो गैसियस फॉर्म में है, ये डिसोशिएट होकर के क्लोरीन में बदल रहा है तो इसकी भी बॉन्ड एंथैल्पी 57.8 निकल रही है। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, इसको भी डिवाइडेड बाई 2, हाफ Cl2 डिसोशिएट होकर क्लोरीन गैस में बदल रहा है तो ये 57.8 बाई 2 28.9 आ गया। अब HCl की बॉन्ड एंथैल्पी निकालने के लिए क्या करना है कि फर्स्ट एंड सेकेंड, जो फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली,
और इसको वाली जब हम ऐड करेंगे एंड थर्ड से इसको माइनस कर देंगे, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड से माइनस करेंगे। थर्ड क्या है, ये वाली इक्वेशन है थर्ड, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लीजिए। तो फर्स्ट एंड सेकंड को जब हमने ऐड किया H2NCl से HCl की इक्वेशन क्या हुई, हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 HCl, और ये बॉन्ड एंथैल्पी निकाली। बॉन्ड एंथैल्पी ये 52.1 थी इक्वेशन 1 में, और प्लस 28.9 इक्वेशन 2 की थी, माइनस x कर देंगे। तो ये बॉन्ड एंथैल्पी जो हीट फॉर्मेशन थी वो कितना, माइनस ये था हमारे पास माइनस 22.0 किलो कैलोरीज था, HCl की थी, ठीक है ना, HCl की थी। फिर हाँ ये फिर x रख करके इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया, बॉन्ड HCl की बॉन्ड एंथैल्पी हमने निकाल ली। तो ये हमने कुछ ये क्वेश्चंस अगर आपने ध्यान से उतारा होगा तो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। फिर भी हम इसके कुछ क्वेश्चंस हम बहुत करा भी चुके हैं और ये करे भी हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए तो आपको और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। और प्रैक्टिस बुक से भी क्वेश्चंस करिए तो आपको और अच्छे ढंग से इसके क्वेश्चंस मिलेंगे और आप कर पाएंगे। जैसे जैसे हमने कराए वैसे वैसे स्टेप्स बाय स्टेप आप करते जाइए। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। थोड़ा इसमें मैथमेटिक्स पोर्शन ज़्यादा है, लेकिन डोंट वरी, आप सब अच्छे बच्चे हो, अच्छे ढंग से समझ गए होगे। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।